हम ये समझेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास जो है उसके अलग अलग इंडिकेटर्स क्या हैं और सिंगल इंडिकेटर्स क्या हैं। इंडिकेटर्स में पहला जो इंडिकेटर यहाँ पे एक्सेस टू सेफ वाटर, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास जो है उस पर एक फर्क है। आर्थिक वृद्धि एक तरफ सिर्फ आय के पैमाने पर बना है और आर्थिक विकास जो है वो सामाजिक पैमाने को भी लेता है, सोशल इंडिकेटर्स को लेता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लेवल ऑफ एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, लेवल ऑफ लिटरेसी, स्किल एजुकेशन, इन सारी बातों को जब हम देखते हैं और उसमें पॉलिटिकल राइट्स की भी बात आती है, तो इन सब से ये तय होता है कि आय में वृद्धि के साथ साथ क्या विकास के स्तर में किसी प्रकार का परिवर्तन आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये जो इंडिकेटर्स आप यहाँ देख रहे हैं ये है सिंगल इंडिकेटर्स और मल्टीपल इंडिकेटर्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंगल इंडिकेटर जो है किसी एक इंडिकेटर के माध्यम से ये तय करते हैं कि विकास जो है वो वृद्धि के साथ सुनिश्चित हो रहा है कि नहीं। मल्टीपल इंडिकेटर्स, एक से ज्यादा सिंगल इंडिकेटर्स को मिला के बनाए जाते हैं। ऐसा सूचकांक जो एक से ज्यादा इंडिकेटर्स को मिलाकर तय किया जाता है या बनाया जाता है या उसका आंकलन किया जाता है, तब उसे हम कहते हैं मल्टीपल इंडिकेटर्स। हम स्टार्ट करें सिंगल इंडिकेटर से कि अगर हम बात करें एक्सेस टू सेफ वाटर की, कि पीने का जो जल है अगर वो हमें स्वच्छ प्राप्त हो रहा है, अगर वो पीने लायक जल है, तो इसका मतलब कि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो एक्सेसिबिलिटी है नेसेसिटी कमोडिटी के लिए, क्योंकि नेसेसिटी कमोडिटीज में हम बात करते हैं रोटी कपड़ा मकान की, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो जल का उपयोग हम कर रहे हैं, जो वाटर हम यूज कर रहे हैं वो सेफ हो, उससे हमें किसी प्रकार की बीमारी ना हो, किसी प्रकार के डिजीजेस ना हो, और वो उपयोग करने लायक, प्रयोग करने लायक जल हो। तो ये दर्शाता है कि आर्थिक वृद्धि के साथ साथ अगर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आ रही है तो उसके साथ साथ विकास जो है वो भी सुनिश्चित हो रहा है। किस रूप में? एक्सेस टू सेफ वाटर के रूप में। तो ये पहला पॉइंट है, पहला इंडिकेटर है। अगर प्रत्येक व्यक्ति जो है वो आप कह सकते हैं उपयोग करने लायक जल जो है उसको प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब कि विकास हो रहा है। ये एक इंडिकेटर है। सेकंड इंडिकेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेस टू इंटरनेट कनेक्शन। अब जिस दौर में हम हैं, हम देख सकते हैं विश्व में हर एक अर्थव्यवस्था में, हर एक देश में इंटरनेट कनेक्शन या फैसिलिटी की बहुत ज्यादा बात है। अभी कोविड-19 में भी आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन अगर आप एक जुड़े नहीं है या आपके पास कनेक्शंस नहीं है, नेट फैसिलिटीज नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इंटरनेट कनेक्शन होना और अच्छा ब्रॉडबैंड होना या अच्छे इंटरनेट फैसिलिटी होना दर्शाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है। थर्ड पॉइंट इज मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट्स। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं महिलाओं की और पुरुषों की साक्षरता दर की, कि किस दर से साक्षरता जो है वो अर्थव्यवस्था में बढ़ रही है। अगर साक्षरता बढ़ेगी तो लोग ज्यादा एजुकेटेड होंगे, वो ज्यादा बेहतर डिसीजंस लेंगे अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड, अपने बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड। तो इस तरीके से, और उनके पास ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो वो अपनी इनकम को फर्दर जो है, अपनी आय को भविष्य में बढ़ा सकते हैं। तो ये भी सुनिश्चित करता है, अगर साक्षरता दर बढ़ रहा है किसी अर्थव्यवस्था में, किसी देश में, तो ये सुनिश्चित करता है कि आर्थिक वृद्धि के साथ आर्थिक विकास भी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इंडिकेटर इज फूड कंजम्पशन। फूड कंजम्पशन की जब बात आती है तो इसमें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं पॉवर्टी का या गरीबी का। पॉवर्टी की अगर बात करें तो पॉवर्टी जो है वो इनकम या आय आधार पे भी नापी जाती है, और दूसरी ओर कितने कैलोरीज का इंटेक किया जा रहा है प्रतिदिन, उससे भी इसको नापा जाता है। तो इसके लिए जो पैमाना रखा गया है वो है 200 कैलोरीज, 2400 कैलोरीज। कम कैलोरीज जो हैं वो आपके अर्बन एरियाज के लिए हैं और रूरल एरियाज के लिए 2400 है। तो ये दर्शाता है कि कितने कैलोरीज आप इनटेक कर रहे हैं, तो आप पूरी तरीके से नरिश्ड होंगे, आपका स्वास्थ्य जो है वो सही रहेगा। तो ये, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी में आपका रोटी आता है,
फूड आता है। तो फूड इनटेक जो है वो मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है कि अगर आप इतना कैलोरी एक व्यक्ति एक दिन में 2100 या 2400 कैलोरी जो है उसका सेवन करता है, जो जिस वस्तु का, जिस फूड का अगर उसमें इतनी कैलोरीज पाई जाती हैं तो वो व्यक्ति जो है वो गरीबी रेखा के ऊपर है। तो फूड कंजम्पशन जो है, किस प्रकार का खाद्य पदार्थ जो है वो लोग उसका सेवन कर रहे हैं, वो कितना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, या जितना मिनिमम कैलोरी नीड है किसी पर्सन की, अगर वो फुलफिल हो रही है, तो ये दर्शाता है। अच्छा, इसको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई है कि फूड कंजम्पशन को फिर से एक्सप्लेन कर दिया जाए। फूड कंजम्पशन का क्या मतलब है कि आप किन तरीकों के खाद्य पदार्थों का उपभोग कर रहे हैं और उसमें कितना न्यूट्रिशन या उसमें कितनी कैलोरीज पाई जाती है। तो इसको एक एग्जांपल से मैंने यहाँ पे समझाया है कि अगर गरीबी की बात करें, गरीबी रेखा की बात करें, पॉवर्टी लाइन की बात करें, तो ये कहा जाता है कि अगर आपके पास इनकम कितनी है उसके आधार पे आप ये तय कर सकते हैं, आय के आधार पे। दूसरा जो आधार है वो है आप कितनी कैलोरीज, जो भी आप खाते हैं उसमें कुछ कैलोरीज होती हैं जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं काम करने के लिए। तो अगर ये आधार है 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी, 2100 कैलोरी आपका शहरों के लिए है क्योंकि वहां पे ज्यादा काम जो है वो आपको बैठ के करना होता है, टेक्निकल वर्क होते हैं। और 2400 कैलोरी जो है वो ग्रामीण या रूरल एरियाज के लिए जहाँ पे ज्यादा फिजिकल लेबर होता है। तो इतनी कैलोरीज का अगर आप जो आप कह सकते हैं जिन खाद्य पदार्थों का आप सेवन करते हैं, अगर उसमें इतनी कैलोरीज पाई जाएंगी एक व्यक्ति के लिए, तो वो गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा। अगर इससे कम कैलोरीज कोई व्यक्ति उपभोग करता है तो उसको गरीबी रेखा से नीचे रखा जाएगा। तो फूड कंजम्पशन किस प्रकार का हो रहा है? यस, 2100 एंड 2400 इन अ डे, ये पर डे के अकॉर्डिंग है, पर डे एंड पर पर्सन। किस प्रकार का आप फूड कंजम्पशन करते हैं, कैसे फूड का आप उपभोग करते हैं, कैसे खाद्य पदार्थों का आप उपभोग करते हैं, ये भी दर्शाता है कि आप विकसित हैं कि नहीं है। ठीक है, ये है फूड कंजम्पशन से रिलेटेड पॉइंट। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि इतना हम कैलोरी इंटेक करते कि नहीं है। हम कैलोरी इंटेक इतना करते ही है क्योंकि हम, अगर हम गरीब नहीं है और हमारे पास सारी फैसिलिटीज है, तो जो भी फूड हम इंटेक करते हैं उसमें इससे ज्यादा ही कैलोरीज पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मोर्टेलिटी रेट्स फॉर डिजीजेस। मोर्टेलिटी रेट का क्या मतलब है? मृत्यु दर की बात की जा रही है कि अगर आप किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, जैसे पहले डेंगू हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, अगर इन सब से पहले मृत्यु दर बहुत ज्यादा था, अगर धीरे धीरे इन सब डिजीजेस से, इन सब बीमारियों से अगर मृत्यु दर में कमी आ रही है, तो इसका मतलब हम अब पहले से ज्यादा विकसित हैं। तो बीमारियों से होने वाली मृत्यु दर में कमी आना ये दर्शाता है कि हम पहले से या पहले की अपेक्षा, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारा देश है, वो पहले की अपेक्षा अब ज्यादा विकसित है। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं क्राइम लेवल। किसी भी देश में, किसी भी अर्थव्यवस्था में क्राइम जो है वो कितना हो रहा है, अगर वो पहले से कम हुआ है तो इसका मतलब हम विकसित हुए हैं, हमारे यहाँ एजुकेशन का लेवल ज्यादा अच्छा है, हमारे यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, तो हमारे यहाँ का जो यूथ है वो ज्यादा डाइवर्ट नहीं हो रहा है क्राइम करने के लिए। क्राइम का सीधा संपर्क होता है, आप कह सकते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड हो सकता है या तो एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है। अगर प्रॉपर एजुकेशन नहीं है किसी सोसाइटी में, तो वहां का जो यूथ है, वहां का जो युवा वर्ग है, वो भटक सकता है और क्रिमिनल तरीकों से वो आय अर्जित करने की कोशिश कर सकता है। दूसरी चीज, अगर किसी अर्थव्यवस्था में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, नौकरियां जो हैं, वो अगर ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो वहां का यूथ भी डाइवर्ट हो सकता है और क्राइम करके इनकम अर्न करने की कोशिश कर सकता है, या आय अर्जित करने का स्रोत जो है वो क्राइम को बना सकता है। अगर क्राइम लेवल कम हो रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी क्राइम करते हैं, इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि मैम पढ़े लिखे लोग भी तो क्राइम करते हैं। तो आपने ध्यान से सुना नहीं, मैंने क्या बताया कि दो रीजंस हो सकते हैं, एक एजुकेशन और दूसरा जॉब अपॉर्चुनिटीज।
तो यहाँ पे जब आप कहते हैं पढ़े लिखे लोग क्राइम करते हैं, साइबर क्राइम करते हैं, या पढ़े लिखे लोग जो हैं वो टेररिस्ट बन जाते हैं, हमने देखा है बहुत सारे आईआईटियंस है जो टेररिस्ट ग्रुप के साथ जुड़ जाते हैं, तो वहां पे जो एजुकेशन का फैक्टर है वो नहीं जुड़ेगा। वहां पे कौन सा फैक्टर जुड़ सकता है? एक तो उसमें फैक्टर ये जुड़ सकता है, एक डाउट आया अभी हम उसको लास्ट में लेंगे, या मैं ये एक्सप्लेन कर लूं पॉइंट, उसके बाद हम उस डाउट को लेते हैं। क्राइम लेवल की जहां बात आती है वहां एजुकेशन के साथ भी अगर क्राइम है तो इसका मतलब कि दो रीजंस हो सकते हैं, या तो जॉब अपॉर्चुनिटीज में कमी आ सकती है, या तो किसी प्रकार का रिलीजियस डाइवर्जन या मोटिवेशन या इन्फ्लुएंस हो सकता है टेररिस्ट ग्रुप का। अगर हम टेररिज्म की बात करें, अगर हम टेररिज्म के अलावा क्राइम्स की बात करते हैं, रॉबरी की बात करें, चोरी की बात करें, साइबर क्राइम की बात करें, ये सब रीजंस जो हैं इस वजह से हो सकते हैं कि हमारे पास प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि यूथ को एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं होता, एजुकेशन का मतलब होता है कि डिग्री के साथ साथ एजुकेशन के तीन पर्पस होते हैं। पहला पर्पस होता है एजुकेशन का कि आपको एजुकेशन में ये चीजें जो बेसिक नॉलेज है वो प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट जो है आप एजुकेशन को अप्लाई कर सके, दूसरा मोटिव है एजुकेशन का। पहला है एजुकेशन प्राप्त करना, दूसरा उसको अप्लाई करना, काम में लगाना, तीसरा एथिकल तरीके से, मोरल तरीके से, जो तरीका सही है जिससे कि सोसाइटी को किसी प्रकार का नुकसान ना हो उस तरीके से लगाना। तो एजुकेशन अगर सही नहीं है, हम लिटरेसी की या साक्षरता की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें एजुकेशन की। अगर पर्सन एजुकेटेड नहीं है, अगर उसे ये फर्क नहीं पता कि उसे गलत और सही का फर्क नहीं पता, उसे ये नहीं पता कि उसके गलत करने से क्या फर्क पड़ेगा, या उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि गलत अगर वो कर रहा है तो उसका प्रभाव किस किस लोगों पे पड़ रहा है या किस किस वर्ग पे पड़ रहा है समाज के, तो इसका मतलब एजुकेशन प्रॉपर नहीं है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका। एक स्टूडेंट का कुछ और डाउट आया था, उसको देख लेते हैं। हाँ, ये भी स्टूडेंट ने पूछा है कि ड्यूरिंग जॉब भी तो हम क्राइम करते हैं, तो ड्यूरिंग जॉब जो हम क्राइम करते हैं तो उसका रीजन भी अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया, लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन। एजुकेशन डज नॉट मीन्स लिटरेसी। एजुकेशन का मतलब नहीं है कि हम साक्षर हो गए, एजुकेशन मतलब कि हमें नॉलेज है, ज्ञान है, हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, हमें अप्लाई करना आता है, और तीसरा हम एथिकली अप्लाई कर रहे हैं। एथिकली मतलब कि जिससे किसी और तीसरे व्यक्ति का समाज में नुकसान ना हो। तो अगर ये तीसरा पॉइंट जो है हमें एजुकेशन सिस्टम ने नहीं दिया, जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, जो कि इस बात से उभर के आए कि जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस में या सरकारों में बड़ी बड़ी पद पर बैठे होते हैं वो लोग करप्शन क्यों करते हैं। तो इसकी वजह से अब देखेंगे कि एक बहुत मेजर चेंज आया था जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, यूपीएससी, उसमें एक पेपर ऐड किया गया कंपलसरी एथिक्स का। तो एथिक्स जो है वो ये बताता है कि कैसे हमें सही और गलत के बीच में फर्क करना आना चाहिए, और हमारी एक्टिविटी का किसी तीसरे व्यक्ति पे, समाज के, कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सब्जेक्टिव लाइफ सेटिस्फैक्शन। प्रत्येक व्यक्ति जो समाज का है वो कितना सेटिस्फाइड है वहां के पॉलिटिकल सेटअप से, राजनीतिक जो ढांचा है उससे, अपने पॉलिटिकल राइट से, उसकी कितनी आवाज है कि वो लॉ को अचीव कर सके, या उसके साथ किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो अपनी आवाज उठा सके। ये सब सब्जेक्टिव लाइफ सेटिस्फेक्शन है कि एक व्यक्ति जो सोसाइटी में सेटिस्फेक्शन उसको मिल रहा है वहां पे रह के, वहां के पॉलिटिकल सेटअप से, सामाजिक आर्थिक जो व्यवस्था है उनसे, राजनीतिक व्यवस्था से, ये सब दर्शाता है कि जन कल्याण जो है उसको कितना अचीव किया जा रहा है कंट्री में, और कितना ज्यादा हम डेवलप हो रहे हैं। तो डेवलपमेंट का एक एक जो पैरामीटर है वो सब्जेक्टिव लाइफ सेटिस्फैक्शन भी माना गया है। नेक्स्ट इज करप्शन इंडेक्स। करप्शन इंडेक्स भी ये दिखाते हैं कि करप्शन कितना ज्यादा, और एक इंडेक्स बनाया जाता है जिसमें कुछ कंट्रीज को लिया जाता है, उनकी रैंकिंग की जाती है और बताया जाता है कि किस कंट्री में कितना ज्यादा करप्शन है। करप्शन इंडेक्स में ये पाया गया है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं, अर्थव्यवस्था है, जहाँ पे
आर्थिक वृद्धि तो बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन उसके साथ-साथ करप्शन या भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा लेवल स्तर पे पाया गया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आर्थिक वृद्धि तो कम है, इकोनॉमिक ग्रोथ कम है, लेकिन वहाँ पे करप्शन का लेवल भी कम है। नंबर इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, तो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है करप्शन इंडेक्स कौन जारी करता है? अभी तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, आप ये ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। करप्शन इंडेक्स जो है कि कौन गठित करता है, क्या है, क्योंकि इस लेक्चर में हम इस पे अभी फोकस नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी अपनी पर्सनल इंटरेस्ट है तो आप लोग ऑनलाइन भी ये चीजें सर्च कर सकते हैं, जो कि फैक्चुअल चीज है, फैक्ट्स आधारित है। अभी सिर्फ हम कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं हर चीज की, कि अलग अलग इंडिकेटर्स क्या बताते हैं और किस तरीके से ये आर्थिक विकास को दर्शाते या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंडिकेट करते हैं। नंबर इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन से ज्यादातर हम समझते हैं जब हम रिसर्च की बात करते हैं, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन है। जैसे जैसे आर्थिक वृद्धि होती है, जैसे जैसे लिटरेसी या साक्षरता दर बढ़ती है, वैसे वैसे लोग जो हैं वो हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो हायर एजुकेशन भी एक, आप कह सकते हैं, इंडिकेटर है जो ये दर्शाता है कि आर्थिक विकास भी आर्थिक वृद्धि के साथ हो रहा है। नेक्स्ट इज पोल्यूशन लेवल। पोल्यूशन लेवल जो है इसका रिलेशन है एनवायरनमेंट से, पर्यावरण से। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ या जीडीपी ग्रोथ या आर्थिक वृद्धि के साथ साथ पोल्यूशन या प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ रहा है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है, तो इसका मतलब पर्यावरणीय क्षति को दर्शाता है, पर्यावरण पे पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। और हम ये कह सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर हम नहीं जा रहे हैं। अगर प्रदूषण के स्तर में कमी आ रही है, पोल्यूशन लेवल जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसको सुनिश्चित करते हैं। एनर्जी कंजम्पशन। एनर्जी कंजम्पशन का रिलेशन है तकनीक या टेक्नोलॉजी के साथ। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ हमारा एनर्जी कंजम्पशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम बेहतर तकनीक का इस्तेमाल करें, हम टेक्नोलॉजिकली ज्यादा एफिशिएंट है। जैसा कि आप देखेंगे कि कोई आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदते, एसी या टीवी या फ्रिज, तो उसमें रेटिंग होती है 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, जो ये दर्शाता है कि अगर आप उस वस्तु का उपभोग कर रहे हैं तो कितना एनर्जी वो प्रोडक्ट कंज्यूम करेगी। जितनी बेहतर तकनीक होती है, जितने ज़्यादा स्टार्स होते हैं, उतनी ज़्यादा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, एनर्जी कंजम्पशन को कम किया जाता है। तो अगर आर्थिक वृद्धि के साथ हम ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि हमारे जो एनर्जी की जो खपत है, जो उपभोग है, अगर उसमें कमी आ रही है, हम उतना ही उपभोग कर रहे हैं लेकिन एनर्जी जो है उसमें कम लग रही है, तो वो कहते हैं टेक्नोलॉजिकली एफिशिएंट है प्रोडक्ट और हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पॉल्यूशन लेवल और एनर्जी कंजम्पशन जो है उनका जो रिलेशन है वो है एनवायरनमेंट के साथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसी डेवलपमेंट है जिसमें कि आर्थिक वृद्धि के साथ ये सुनिश्चित किया जाता है कि आज जो संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, जो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहे हैं, वो इस प्रकार से हो कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक अच्छा वातावरण और जितनी ज़रूरत है उनको संसाधनों की उतना छोड़ के जाएँ। तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक लंबे समय अंतराल तक किस प्रकार से हम अपने आर्थिक वृद्धि को बरकरार रख सकते हैं और उसके लिए पर्याप्त संसाधन रख सकते हैं और पर्यावरण की सही प्रकार से संरक्षणा करके हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो ये जितने भी इंडिकेटर्स हमने डिस्कस किए, इनके अलावा और भी इंडिकेटर्स हैं, जैसे यहाँ पे हमने हेल्थ की बात नहीं की है, हेल्थ भी एक इंडिकेटर है। तो हेल्थ फैसिलिटीज एक इंडिकेटर है, या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या स्किल एजुकेशन, ये सारे भी इंडिकेटर्स हैं। पॉवर्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। तो क्योंकि हेल्थ की, एजुकेशन की, पॉवर्टी की हम हमेशा बात करते, तो उनके अलावा जो कुछ इंडिकेटर्स थे उनको यहाँ पे हमने समझने की कोशिश की। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट इंडिसेस की हम बात करेंगे। ऐसे कौन कौन से सूचकांक बनाए गए हैं, का गठन हुआ है, जो कि एक से ज्यादा इंडिकेटर्स पे बेस्ड है। पहला जो है, जो कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको एचडीआई कहते हैं।
इसकी जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होती है। और एचडीआई जो है वो नॉलेज को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को और लिटरेसी रेट को और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, इन इंडिकेटर्स को जोड़ के बनाया जाता है एचडीआई, जिसमें ये देखा जाता है कि लिटरेसी रेट कितनी है जो नॉलेज को दर्शाती है। इसमें देखा जाता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, जीवन प्रत्याशा कितनी है जो हेल्दी हेल्थ को दर्शाता है, हेल्थ इंडिकेटर को। और देखा जाता है वैल्यू का मतलब है कि जितनी ज्यादा 0 से 1 के बीच में आपकी वैल्यू होगी वो इंडिकेट करेगा कि आपकी रैंकिंग क्या होगी। जितनी ज्यादा आप 1 के करीब होंगे उतना ही अच्छा आपका डेवलपमेंट माना जाएगा। और 0 से 1 के बीच के रैंकिंग के अकॉर्डिंग जितनी भी कंट्रीज का एचडीआई बनेगा वो दर्शाएगा कि कौन सा ऐसा देश है या अर्थव्यवस्था है जिसमें डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है। इसको आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम लोग इसको ब्रीफ में समझ रहे हैं। एचडीआई में जो है वो 3 पैरामीटर लिए जाते हैं। एक लिया जाता है लिटरेसी का, साक्षरता का। दूसरा लिया जाता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा जो हेल्थ को दर्शाता है। और तीसरा लिया जाता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो कि प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम एट परचेजिंग पावर पैरिटी से जिसका आंकलन किया जाता है, पीपीपी जिसे हम कहते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी भी हमने डिस्कस किया था पहले, इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। पीपीपी जिसे कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। जैसा कि नाम है, पैरिटी का मतलब होता है जब हम किसी चीज के बराबर होने की बात करते हैं। पावर मतलब हम शक्ति की बात करें, परचेजिंग मतलब क्रय, क्रय शक्ति के बराबर या क्रय शक्ति समानता की हम बात कर रहे हैं, या इसको क्रय शक्ति समता भी कहते हैं हिंदी में। सर्वेश कुमार स्टूडेंट जो है वो अपना माइक्रोफोन म्यूट मोड पे डालिए। अपना माइक्रोफोन जो है कोई ऑन नहीं करेंगे क्लास के ड्यूरेशन में, इससे डिस्टरबेंस क्रिएट होती है अदर स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो परचेजिंग पावर पैरिटी जो है उसको हम यहाँ समझ रहे थे क्रय शक्ति समता। अगर हमने इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय कीमत दरों पे ये देखा कि कितना प्रति व्यक्ति आय है, तो इसका मतलब हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर प्राइस लेवल, कीमत दर जो है अलग अलग है। और अगर हम वस्तुओं और सेवाओं की कीमत दर को एक एक मान ले, अंतरराष्ट्रीय कीमत दर ले लें, ठीक है, जिसको कैलकुलेट किया जाता है कि कितनी कीमत दर जो है अंतरराष्ट्रीय कीमत दर मानी जाएगी कुछ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। उसके आधार पे ये गणना की जाती है कि ग्रॉस नेशनल इनकम कितनी होगी और पर कैपिटा इनकम कितना होगा, जो ये दर्शाता है कि हमारे देश में रहने वाला व्यक्ति और विदेशों में रहने वाला व्यक्ति दोनों की कंपैरिजन हम कर सकें, दोनों के बीच में देख सकें कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। अगर हमारे यहाँ पे प्राइस लेवल कम है और दूसरी कंट्रीज में प्राइस लेवल ज्यादा है, या हमारे यहाँ प्राइस लेवल ज्यादा है दूसरी कंट्रीज में प्राइस लेवल कम है, उसकी वजह से जो पर कैपिटा इनकम है या जो क्रय शक्ति है, परचेजिंग पावर है, वो अलग अलग आ सकती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, जीवन यापन करने का जो स्तर है उसका सही प्रकार से आंकलन करने के लिए क्रय शक्ति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखना जरूरी है, जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कीमत दर का निर्धारण किया जाता है। और उसके अनुसार ये देखा जाता है कि एक व्यक्ति जितना इनकम या जितनी आय अर्जित करता है उससे वो कितना आप कह सकते हैं कितना उपभोग कर सकता है। तो इसलिए इसे कहते हैं क्रय शक्ति समता, जिसके लिए एक कॉमन इंटरनेशनल प्राइस लेवल लिया जाता है। जीएनआई का मतलब है ग्रॉस नेशनल इनकम। ग्रॉस नेशनल इनकम का मतलब है जिसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ा जाता है। ये यूनिट 1 में आप लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे। दूसरा इंडिकेटर किया एचडीआई का लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जीवन प्रत्याशा, एक व्यक्ति कितनी आयु तक जीवित रहेगा, एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकाली जाती है, या कितने पॉपुलेशन का, जनसंख्या का कितना प्रतिशत कितनी आयु कितनी आयु तक जीवित रहेगा, इसको हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, जो दर्शाता है हेल्थ इंडिकेटर को। तो पहला जो पीपीपी है वो किसको दर्शाएगा, इनकम इंडिकेटर है कि पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय एट परचेजिंग पावर पैरिटी कितना है। दूसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, जो हेल्थ को दर्शाएगा। तीसरा जो है एडल्ट लिटरेसी है, एडल्ट लिटरेसी एंड एवरेज नंबर ऑफ ईयर स्कूलिंग, कितनी ईयर नंबर ऑफ ईयर्स की स्कूलिंग हुई है और कितनी एडल्ट लिटरेसी या प्रौढ़ शिक्षा का दर क्या है, ये दर्शाता है लेवल ऑफ लिटरेसी को या साक्षरता को। तो इसमें एचडीआई में 3 इंडिकेटर्स पे फोकस किया जाता है, एक इनकम इंडिकेटर पे, दूसरा हेल्थ पे और तीसरा एजुकेशन पे।
एचडीआई जो है ये आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा इस पेपर में, तब आप लोग इस पे ज्यादा डिस्कशन हम कर पाएंगे। अभी हम फोकस कर रहे हैं कि हम ये समझ लें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच का फर्क क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अलग अलग सिंगल इंडिकेटर्स क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मल्टीपल कंपोनेंट इंडिसेस क्या है, बस हम ब्रीफ में ये आज समझने की कोशिश करेंगे। ये एचडीआई जो है ये आपको इस पेपर में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स 1 फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, जो विकासशील देश हैं जैसा कि इंडिया है, चाइना है, ऐसे देशों के लिए ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स अलग होती है। जो विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज है, उनके लिए ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स का गठन अलग होता है, जिसे ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स 2 कहते हैं। इसमें किस प्रकार से इंडिकेटर्स लिए गए, एचपीआई ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स 1 में लिया जाता है परसेंटेज ऑफ पीपल विथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ लेस देन 40, जनसंख्या का वो प्रतिशत जिसकी जीवन प्रत्याशा जो है वो 40 से कम है, ऐसे लोगों को लिया जाता है। परसेंटेज ऑफ एडल्ट लिटरेसी, प्रौढ़ शिक्षा का क्या प्रतिशत है, परसेंटेज विदाउट सेफ वाटर, ऐसा प्रतिशत जनसंख्या का जिसके पास पीने योग्य या उपयोग करने योग्य जल ना हो, परसेंटेज विदाउट एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज, ऐसा प्रतिशत जनसंख्या का जिसके पास स्वास्थ्य से संबंधित जो सेवाएं हैं वो ना हो, परसेंटेज ऑफ अंडर 5 हु आर अंडरवेट, जनसंख्या का वो प्रतिशत जिसमें 5 वर्ष की आयु से कम के जो बच्चे हैं उसमें कितने अंडरवेट हैं। अब ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स 2 को देखते हैं, ये कैसे देशों के लिए है, गलती से यहाँ पे डेवलपिंग टाइप हो गया, इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे, इसको करेक्ट कर लीजिए, फॉर डेवलपिंग नहीं है, इसको कट कर लीजिए, फॉर डेवलप्ड है, ये गलती से टाइपिंग एरर हो गया है यहाँ पे, ये है डेवलप्ड, विकसित। जैसे अमेरिका है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो उनमें ज्यादातर आती है, अमेरिका है, ब्रिटेन हो गया, तो इसमें HPI 2 इसे कहा जाता है, जो विकसित देशों के लिए। इसमें क्या क्या इंडिकेटर्स लिए गए, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन विथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेस देन 60, अब देखिए वहां पे 40 लिया गया था क्योंकि वो डेवलपिंग है, यहाँ पे क्योंकि ये विकसित है ऑलरेडी तो यहाँ पे 60 लिया गया मैक्सिमम, ऐसा प्रतिशत जनसंख्या का जिसके जीवन प्रत्याशा जो है वो 60 से कम है। परसेंटेज ऑफ एडल्ट लिटरेसी, यहाँ पे भी प्रौढ़ शिक्षा का प्रतिशत लिया गया है। परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, ऐसे लोग जो गरीबी रेखा के नीचे, उनका प्रतिशत। रेट ऑफ लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट लेस देन 12 मंथ्स, जो रोजगार मिल रहा है वो 12 महीने से अगर कम है तो ऐसे कितने परसेंटेज ऑफ पीपल जो है वो अर्थव्यवस्था में, उनकी गणना की जाएगी, उसके आधार पे इस सूचकांक का निर्माण किया जाता है। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स 1 और 2 से ये पता चलता है कि विकास या आर्थिक डेवलपमेंट जो है वो कितना हो रहा है। विपिन सिंह कौन है, अपना माइक्रोफोन ऑफ कीजिए, आप लोग माइक्रोफोन क्यों ऑन कर लेते हैं, माइक्रोफोन ऑफ कीजिए सब लोग अपना, विपिन सिंह स्टूडेंट अपना माइक्रोफोन ऑफ कीजिए। ओके, नेक्स्ट है PQLI या फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इसे हम कहते हैं जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक या सूचकांक। इट इज एन अटेम्प्ट टू मेजर द क्वालिटी ऑफ लाइफ और वेलबींग ऑफ अ कंट्री। ये क्या कोशिश करता है, ये कोशिश करता है कि किसी भी देश में जन कल्याण कितना हो रहा है, जो फिजिकल क्वालिटी है या जो भौतिक गुणवत्ता है जीवन की, उसको किस प्रकार से मापा जाए। द वैल्यू इज द एवरेज ऑफ 3 स्टैटिस्टिक्स, इसमें औसत लिया जाता है 3 चीजों का, एक है बेसिक लिटरेसी रेट, एक है इन्फेंट मोर्टेलिटी और है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। बेसिक लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो ये बताते हैं कि जो मूलभूत साक्षरता दर है वो अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग हो सकती है। मूलभूत साक्षरता दर जो है वो कितनी है। इन्फेंट मोर्टेलिटी की अगर बात करें तो शिशु मृत्यु दर कितनी है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जीवन प्रत्याशा, इन तीनों के औसत को लेकर ये PQLI जो है इसका गठन किया जाता है।
और इससे ये मूल्यांकन किया जाता है कि जो जीवन की भौतिक गुणवत्ता है वो कितनी है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हो रहा है। ये 0 to 100 की स्केल पे जो है इसको मेजर किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे दो इंडेक्स है, एक है GEM जेंडर एम्पावरमेंट मेजर और दूसरा GDI जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स। ये दोनों ही इंडेक्स, ये दोनों ही सूचकांक ये तय करते हैं कि महिलाओं और पुरुषों के बीच में कितनी असमानता है और महिला सशक्तिकरण जो है वो किसी समाज में कितना हुआ है। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में या कुछ दशकों में महिला सशक्तिकरण है उस पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है और ये माना जाता है कि इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ये एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो आप लोग अभी स्टडी कर रहे हैं उस पे आप लोगों को पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आप अनसॉल्व में भी देख सकते हैं। मैं एक दो क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास को सुनिश्चित करती है, अगर करती है तो कैसे करती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एचडीआई क्या है। आपसे पूछा जा सकता है कि अलग अलग कौन से तरीके हैं जिससे कि आप इकोनॉमिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट को की गणना कर सकते हैं या आर्थिक विकास को माप सकते हैं, उसके अलग अलग इंडेक्स क्या है या अलग अलग तरीके क्या हैं। इस प्रकार से आपको इस जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं इससे रिलेटेड आपको ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अनसॉल्व देख सकते हैं। अनसॉल्व जब आप देखेंगे तो आपको भी आइडिया लगेगा कि और कौन कौन से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। जो मैंने अभी आप लोग को बताया ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पिछले साल पिछले कुछ सालों में आप लोगों से पूछे गए हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। जेंडर एम्पावरमेंट मेजर जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स। पिछले कुछ दशकों में और वर्षों में ये पाया गया कि महिला सशक्तिकरण जो है इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया और प्रत्येक समाज या अर्थव्यवस्था या देश ने ये माना कि अगर वहाँ की महिलाएं जो हैं वो ज्यादा शिक्षित होंगी तो उसका बहुत ज्यादा असर फैमिली पे पड़ेगा, फैमिली में बच्चों के एजुकेशन पे पड़ेगा। जो फीमेल और मेल का जो डिफरेंस है, जो चाइल्ड के बीच में डिफ्रेंशिएट किया जाता था उसमें कमी आएगी और एज अ सोसाइटी जो है एज अ कंट्री हम और ज्यादा विकसित हो पाएंगे। तो इसलिए ये इंडेक्स जो है जीईएम और जीडीआई इनका गठन इसीलिए किया गया है ताकि जेंडर इनइक्वालिटी को मेजर किया जा पाए या महिला सशक्तिकरण या महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो असमानता है उसको मापा जा सके, जिससे कि ये अनुमान लगाया जा सके कि आर्थिक वृद्धि के साथ साथ महिलाओं पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और हम महिला सशक्तिकरण की ओर कितने ज्यादा अग्रसर हैं या कितने आगे बढ़ पाए हैं। The GDI measures gender gaps in human development achievements by accounting for disparities between women and men in three basic dimensions of human development. इसमें महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो डिस्पैरिटी है, जो अंतर है, उसको मापने के लिए तीन आधार लिए गए हैं। पहला जो आधार है वो है हेल्थ या स्वास्थ्य, दूसरा है नॉलेज जिसमें आप एजुकेशन की बात कर सकते हैं, साक्षरता की या ज्ञान की बात करते हैं। तीसरा है लिविंग स्टैंडर्ड्स यूजिंग द सेम कंपोनेंट इंडिकेटर्स एज इन एचडीए। एचडीआई में लिविंग स्टैंडर्ड के लिए परचेजिंग पावर पैरिटी लिया गया था, उसी प्रकार से इसमें भी परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय जो है उसका मूल्यांकन करके लिविंग स्टैंडर्ड को नापा जाता है। तो यहाँ पे तीन बेसिक इंडिकेटर्स हैं। जीडीआई को नापने के लिए तीन चीजों को नापते हैं, एक हेल्थ स्वास्थ्य, दूसरा नॉलेज साक्षरता या ज्ञान और तीसरा लिविंग स्टैंडर्ड या जीवन यापन करने का स्तर जो एचडीआई के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स या यहाँ हम बात करते हैं महिलाओं और पुरुषों में जो असमानता है उसका सूचकांक। The GII is an inequality index. It measures gender inequalities in three important aspects of human development. Reproductive health measured by maternal mortality ratio. यहाँ पे reproductive health की बात की जाती है। तीन important aspects हैं इसके, जिसमें पहला है reproductive health। ये कैसे measured किया जाता है, मातृ मृत्यु
आप कह सकते हैं रेशियो से, अनुपात जिसे हम कहते हैं मातृ मृत्यु अनुपात, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, एडोलेसेंट बर्थ रेट्स, जो किशोर हैं उनके जो जन्म दर है, बर्थ रेट है, उसको मापा जाता है। पहला हो गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ। दूसरा क्या हो गया एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण की जिसे हम बात करते हैं, इसे कैसे मापा जाता है देख लेते हैं। मेजर्ड बाय प्रपोर्शन ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स ऑक्यूपाइड बाय फीमेल्स। ये लेक्चर खत्म हो जाए फिर आप लोग डाउट्स पूछिए, लेक्चर के बीच में डाउट कोशिश कीजिए कि आप ना पूछें, उससे डिस्ट्रैक्शन होता है। एक बार ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए, अभी टाइम है हमारे पास 14 मिनट्स, तब आप लोग अपने डाउट्स पूछिए, आपको टाइम मिलेगा सबको डाउट पूछने के लिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दूसरा एम्पावरमेंट या सशक्तिकरण की हम बात करें, इसको कैसे मापा जाता है। मेजर्ड बाय प्रोपोर्शन ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स ऑक्यूपाइड बाय फीमेल्स, पार्लियामेंट में कितनी सीट्स फीमेल्स के द्वारा ऑक्यूपाई की जा रही है, इससे इसको मापा जाता है। And proportion of adult females and males aged 25 years and older with at least some secondary education, 25 की उम्र से ज्यादा के जो पुरुष और महिलाएं हैं उनकी सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो कितनी है इससे। और तीसरा जो हमारा पैरामीटर है वो है इकोनॉमिक स्टेटस। पहला पैरामीटर क्या था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब हेल्थ, हेल्थ था। दूसरा जो है एम्पावरमेंट था, सशक्तिकरण। तीसरा जो है वो है इकोनॉमिक स्टेटस, आर्थिक स्तर। Expressed as labor market participation and measured by labor force participation rate of female and male populations aged 15 years and older, 15 की उम्र से जो ज्यादा के पुरुष और महिलाएं हैं उनका श्रम बाजार में कितना, आप कह सकते हैं कितनी हिस्सेदारी है या कितना ज्यादा वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इससे इसकी गणना की जाती है कि इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। जितना ही ज्यादा वुमेन वर्क पार्टिसिपेशन होगा, जितनी ही ज्यादा महिलाएं जो हैं वो काम करेंगी, उतना ही ज्यादा विमेन वर्क पार्टिसिपेशन होगा और उतना ही ज्यादा ये महिला सशक्तिकरण को या जेंडर इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में कारगर होगा और जेंडर एम्पावरमेंट को एनहांस करेगा या महिला सशक्तिकरण को बढ़ाएगा। तो आज के लेक्चर में हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, लेक्चर एंड करते हैं। अभी 12 मिनट है आप लोगों के पास, आप लोग को जो भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं। क्वेश्चन जो है आप लोग पूरा पूरा टाइप कीजिए वरना समझने में मुश्किल होती है। मेन वीमेन इवैल्यूएशन इसका क्या मतलब है, इसको पूरा टाइप करके भेजिए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं। कि फैक्टर्स जो है दो तरीके के होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स, एक नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स मतलब वो फैक्टर्स जो डायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करते हैं, फॉर एग्जांपल रोड फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो इकोनॉमिक फैक्टर्स है। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स मतलब हेल्थ, एजुकेशन, ये डायरेक्टली किसी चीज का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ सर्विसेज हैं और इनसे इनडायरेक्टली जो है वो आर्थिक वृद्धि या विकास होता है। तो ये है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स जो डायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं उनको हम कहते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एजुकेशन और हेल्थ जो है वो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो इनडायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में जो है हम मेल और फीमेल दोनों को लेते हैं। अगर दोनों को नहीं लेंगे तो इनइक्वालिटी या असमानता जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो दूसरा इंडिकेटर था और जो एजुकेशन की बात करता है, पहले हेल्थ जो है उसमें तो हमने सिर्फ फीमेल को लिया है, लेकिन जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो हम मेल फीमेल दोनों को लेंगे। जब हम इकोनॉमिक स्टेटस की बात करते हैं, जब हम वर्क पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो हम मेल फीमेल दोनों को लेंगे, वरना हम असमानता की अगर बात करें तो हमें दो पक्ष चाहिए। तो पुरुषों और महिलाओं दोनों को ही देखा जाएगा कि वो उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उनकी एजुकेशन कितनी है। तब हम देख पाएंगे कि उनके बीच का जो अंतर है, जो गैप है, वो कम हो रहा है कि नहीं। अगर गैप कम हो रहा है, इनइक्वालिटी कम हो रही है, तो इसका मतलब हम डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगर इनइक्वालिटी बढ़ रही है तो सिर्फ हम आर्थिक वृद्धि ही सुनिश्चित करते हैं, आर्थिक विकास में हम पीछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में? वेरी गुड क्वेश्चन। टेक्नोलॉजी की बात अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ से करें तो वो तो आप लोग को क्लियर है सबको कि टेक्नोलॉजी अगर इंक्रीज होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा अच्छे से। लेकिन क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास में क्या रोल है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसको हमने डिस्कस भी किया आज के लेक्चर में। जब हम टेक्नोलॉजी को इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जोड़ते हैं तो यहाँ पे एंगल आता है एनवायरनमेंट का, पर्यावरण का। अगर ज्यादा अच्छी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा तो वो ज्यादा कारगर होगी, ज्यादा एफिशिएंट होगी, वो कम प्रदूषण करेगी, कम CO2 एमिशन करेगी। तो उसकी वजह से जो हम डेवलपमेंट की बात करते हैं वो डेवलपमेंट कैसा डेवलपमेंट होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो टेक्नोलॉजी की अगर बात करें डेवलपमेंट के संदर्भ में तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। स्टूडेंट ने पूछा है कि किसान बिल से रिलेटेड बता दे। देखिए आप लोग वही क्वेश्चंस पूछिए जो इस लेक्चर में पढ़ाया गया आप लोग को। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। जो आज के लेक्चर में आप लोग को पढ़ाया गया उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। मैम व्हाट इज डेवलपमेंट, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया। क्योंकि जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो पूरा एक अलग सेक्शन है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एग्रीकल्चर, तो उसको बताने के लिए फिर सारी चीजें बतानी पड़ेंगी फिर से। तो जो आज पढ़ाया गया उससे रिलेटेड पूछिए। अगर आपको इससे अलावा कुछ पूछना है तो आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे भी अपना क्वेश्चन लिख के पूछ सकते हैं। डेवलपमेंट का क्या मतलब है ये तो हम स्टार्टिंग से समझ रहे हैं, शायद आपने इससे पहले का लेक्चर मिस कर दिया हो। डेवलपमेंट का मतलब है जहाँ पे हम इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ साथ या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के साथ साथ सोशल इंडिकेटर्स को भी देखते हैं। इसका क्या मतलब है? एक व्यक्ति की समाज में आय में होने वाले या प्रति व्यक्ति आय में होने वाले परिवर्तन के साथ साथ हम देखते हैं कि उसके एजुकेशन में, उसकी हेल्थ में, उसको जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, उसके जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, उसमें वृद्धि हो रही है कि नहीं। तो डेवलपमेंट जो है ये इकोनॉमिक प्लस सोशल इंडिकेटर्स को जोड़ के बनाते हैं, और डेवलपमेंट जो है एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है या गुणवत्ता को दर्शाता है। जहां इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है, ग्रोथ जो है सिर्फ GDP तक सीमित है। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो सारे पैरामीटर्स को लेता है, सोशल पैरामीटर्स को भी, इकोनॉमिक पैरामीटर्स को भी। डबल इंडिकेटर का एग्जांपल एक स्टूडेंट ने पूछा, तो ये तो मुझे देखना पड़ेगा कि डबल इंडिकेटर किस में यूज किए हैं। ट्रिपल इंडिकेटर्स और मोर देन 3 इंडिकेटर्स तो बताया हम लोगों ने। डबल इंडिकेटर जो है वो भी सर्च करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा इंडेक्स है जिसमें डबल इंडिकेटर यूज किया गया है। ये मैं देख के आप लोगों को बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में।
किसी स्टूडेंट ने लिखा है कि उसने क्वेश्चन पूछा था व्हाट्सएप पर मैंने रिप्लाई नहीं किया। हो सकता है आपका क्वेश्चन मिस हो गया हो। जब आप लोग क्वेश्चंस भेजते हैं तो अपना नाम और क्लास भी साथ में लिख के भेजिए। ज्यादातर क्वेश्चंस मिस नहीं होते, हम हमेशा आंसर करते हैं जो भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं। आप फिर से अपना क्वेश्चन भेज दीजिएगा विथ नेम एंड क्लास। और किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है आज के लेक्चर से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये पेपर जो है, ये पेपर मैं कंटिन्यू नहीं पढ़ाऊंगी आप लोगों को। और जो मेरा पेपर है उससे रिलेटेड जो आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड आपको नोट्स मिल जाएंगे, और जो लेक्चर्स हैं वो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो नोट्स बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और जो बुक्स भी आपको बताए गए उससे भी आप लोग अपना नोट्स बना सकते हैं। सब्जेक्टिव लाइफ सेटिस्फैक्शन एक स्टूडेंट ने पूछा है, इसको फिर से डिस्क्राइब कर देते हैं। सब्जेक्टिव लाइफ सेटिस्फैक्शन की जब हम बात करते हैं तो हम किसी एक व्यक्ति विशेष की बात करें, जो भी लोग समाज में रहते हैं वो कितने सेटिस्फाइड है उस अर्थव्यवस्था से, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो चाहे राजनीतिक स्तर पे हो। अगर एक व्यक्ति अपनी जो उसकी आप कह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके पॉलिटिकल राइट्स हैं, उसकी लॉ से रिलेटेड राइट्स हैं, उसके लिए अगर वो अपनी वॉइस उठा सकता है, अपनी आवाज उठा सकता है, अगर जो भी उसको फैसिलिटीज मिल रही हैं वो उससे सेटिस्फाइड है, जो उसका इनकम लेवल है वो उससे सेटिस्फाइड है, तो इसका मतलब ये सब्जेक्टिव लाइफ सेटिस्फैक्शन को दर्शाता है। जितना ही ज्यादा सब्जेक्टिव लाइफ सेटिस्फैक्शन होगा, सब्जेक्टिव मतलब हम किसी एक व्यक्ति या इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, ना कि समाज के सबका एग्रीगेट नहीं ले रहे हम एक एक व्यक्ति के सेटिस्फेक्शन की बात करें, इंडिविजुअल लेवल पे बात करें। सब्जेक्टिव लाइफ सेटिस्फेक्शन मतलब अगर प्रति व्यक्ति जो वहाँ के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर पे मिलने वाली जो उसको फैसिलिटीज हैं, अगर उससे वो खुश है तो इसका मतलब वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है उस सोसाइटी में। मीनिंग और डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है, एक स्टूडेंट ने पूछा है, गुड क्वेश्चन। मीनिंग का मतलब होता है, मतलब कि हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे शब्दों में हो सकता है, किसी और के शब्दों में हो सकता है, किसी और की विचारधारा को हम अपने शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जो जिसको कि हम किसी भी चीज को अगर समझने की कोशिश करते हैं जो कि वैसा ही ना बोला गया हो किसी के द्वारा, किसी चीज का इंटरप्रिटेशन जब हम निकालते हैं तो उसको हम मीनिंग कहते हैं। कि हम किसी चीज को समझने की कोशिश करें तो उसमें जिन शब्दों का चयन किया जाता है, जरूरी नहीं है कि वही शब्द और वही सेंटेंस किसी ने यूज किए हो, लेकिन जब हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन लेते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर टॉपिक के या पर्टिकुलर जो टर्म है, शब्द है, उसको पूरी तरीके से डिफाइन करता है। इसका मतलब कि हम पर्टिकुलरली कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो किसी के द्वारा पहले ही की जा चुकी है, और उसको डिफाइन करके हम ये बता रहे हैं कि जो सेंटेंस अगर हमने यूज किया उस पर्टिकुलर, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमने अगर एक सेंटेंस यूज किया, तो इसका मतलब वो पूरी तरीके से उस चीज को बता देता है, हमें डिफाइन कर देता है। लेकिन मीनिंग जब हम बात करते हैं तो मीनिंग उसके बहुत सारे निकल के सामने आ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को ये समझाती हूँ कि डेफिनेशन मतलब कि हमने एक चीज को डिफाइन कर दिया कि ये चीज ऐसी है, अब उसमें से बहुत सारे मतलब निकल के सामने आ सकते हैं। जैसे अगर हम डेफिनेशन की बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि हम इस प्रकार से आर्थिक वृद्धि करेंगे या विकास करें जिससे कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी जो है उनके लिए भी संसाधन बचा के हम रख सके, और इसको
ओरिजिनली इंग्लिश में डिफाइन किया गया था, टू मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। लेकिन मीनिंग क्या इसका निकल के आ सकता है? मीनिंग बहुत सारा निकल के आ सकता है इसका, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बात करता है कि एक लंबे टाइम तक डेवलपमेंट बना रहा है। दूसरी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट बात करते हैं कि संसाधनों को जो है हमें बचा के रखना चाहिए, वरना हम डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। हमें रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है उन पे फोकस करना चाहिए। तो मीनिंग बहुत सारे निकल के आ सकते हैं। तो डेफिनेशन जो है वो ज्यादा कॉन्क्रीट होता है, एग्जैक्ट होता है। मीनिंग जो है वो बहुत सारे उसके आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इलेबोरेटिव होता है, बहुत ज्यादा ब्रॉड में, अगर किसी चीज को हम बताने की कोशिश करें, किसी चीज को इंटरप्रेट करने की कोशिश करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।